Good morning, class. This is Levis Jain, your faculty for the US Accounting and Taxation program, and I'm here to take your subject of audit reports. So let's start. Okay. देखिए बेसिक फर्स्ट ओके व्हाट एक्चुअली इज एन ऑडिट रिपोर्ट. ऑडिट रिपोर्ट क्या होता है? एन ऑडिट रिपोर्ट इज अ फॉर्मल स्टेटमेंट और ओपिनियन प्रोवाइडेड बाय एन ऑडिटर based on the examination of the organization's financial statements. Okay, the main purpose of the audit report is to express the auditor's opinion whether the financial statements are as per the required financial reporting framework or not. Okay, generally दो financial reporting frameworks रहते हैं. The first is IND AS, Indian Accounting Standards, and the second one is GAAP, ठीक है, Generally Accepted Accounting Principles. Okay, so either of the two financial reporting framework is applicable on a company, right? The auditor expresses कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इस तरीके से बनाया गया है या नहीं. ओके, आप पढ़ते आए होंगे कि द सोल पर्पस ऑफ ऑडिट इज टू एग्जामिन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड prepare a report on it whether they are free from material misstatements or not, and if they are prepared as per the required financial framework, right? यही होता है ऑडिटर का काम और यही मेंशन किया जाता ऑडिट रिपोर्ट में. ठीक है, और ऑडिट रिपोर्ट का यूज़ कई सारे लोग करते हैं, जैसे कि शेयर होल्डर्स हो गए कंपनी के, फिर मैनेजमेंट हो गई कंपनी की, एंड द रेगुलेटर्स टू चेक इफ द फाइनेंशियल्स आर करेक्ट और if there is no fraud or error happening in which auditor is also involved or something like that. Okay, बेसिकली जो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को इम्पोर्टेंस देते हैं या उनके लिए वो हेल्थ ज़रूरी है, वो लोग उसे अच्छे से रीड करते हैं, पढ़ते हैं. ओके, लेट्स हॉप ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक. ओके, विच इज स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑडिट रिपोर्ट. उससे पहले एक काम करते हैं, मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ. सी हम इस तरीके से कुछ स्टार्ट करेंगे. इंट्रोडक्शन होगा ऑडिट रिपोर्ट्स का, ठीक है, जो कि अभी चल रहा है. उसके बाद लीगल प्रोविजंस, बेसिक एलिमेंट्स, जो टाइप्स ऑफ ऑडिट ओपिनियंस होते हैं वो, जो डिफरेंट रिपोर्टिंग एस्पेक्ट्स होते हैं, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, और लास्ट में मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा एक ऑडिट रिपोर्ट का, जिससे कि आपको ये सब कुछ समझने में थोड़ी हेल्प होगी. ओके, चलो लेट्स स्टार्ट विद दैट. चलो गाइस, दिस इज योर structure of audit report, auditor's report. One in this one. Now look, these are sections of the audit report. Okay, this title, addressee, opinion section, basis for opinion, key audit matters. Okay, and these are general sections. Okay, this doesn't mean that इतने ही है. Okay, इतने नहीं है, और भी है. These are the general sections which are generally found in every audit. There are high chances कि वो उसमें report properly ना दे, right? He can let go of something or he can get involved also. Okay भाई, okay, I am having a personal benefit from this, then let the scam happen. Understanding? इसलिए ऑडिटर का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, तभी सही से ऑडिट हो पाएगा और ऑडिटर्स रिपोर्ट रेडी हो पाएगी. इसीलिए शुरू में ही टाइटल में हम मेंशन करते हैं कि इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट होनी चाहिए, राइट? ये दिखाता है कि ऑडिटर इंडिपेंडेंट है और बायस नहीं है. ओके, सेकेंड एड्रेसी. एज यू कैन सी, जनरली जो ऑडिट रिपोर्ट होती है उधर एड्रेसी इज द शेयर होल्डर्स. ओके, जिन्हें एक्चुअली कंपनी की परवाह है, बिकॉज उनका पैसा स्टेक पे है, देयर कैपिटल इज ऑन स्टेक, राइट? बट देर आर अदर सम एंटिटीज like NGOs and not for profit organizations. Usually their addressee is the board or the trustees. Okay, since they don't have a shareholder, right? See, generally दो तरीके के opinions होंगे, modified and unmodified, right? Unmodified opinion कब होगा? जब ऑडिटर ये कह सके कि जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो फ्री है मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स. ठीक है, जो उसने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म किए उससे उसको जो रिजल्ट मिला उसके बेसिस पे वो ओपिनियन बताएगा कि ये कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्री है फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स. ओके, तो वो अनमॉडिफाइड ओपिनियन देगा. बट इफ उसे या तो एविडेंसेस नहीं ऑब्टेन होते हैं, या कोई इशू होता है, या उसे लगता है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, या ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की तरह नहीं बनाया गया, ठीक है, तो वो मॉडिफाइड ओपिनियन देगा. ठीक है, अब मॉडिफाइड ओपिनियन में और टाइप्स होते हैं, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे. ठीक है,
द नेक्स्ट पार्ट जो लिखा है वो बेसिस ऑफ ओपिनियन लिखा है. बेसिस ऑफ ओपिनियन वो पैराग्राफ होता है जहाँ वो ऑडिटर ये समझाता है कि उसने उससे पहले जो ओपिनियन वाला सेक्शन में जो फिल किया है, जो ओपिनियन बी अनमॉडिफाइड ओपिनियन और मॉडिफाइड ओपिनियन, वो कौन से बेसिस पे लिया है. ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, की ऑडिट मैटर. की ऑडिट मैटर इज द, यू कैन से, हम क्रिकेट मैच देखते हैं राइट, उसमें किस तरीके से हाईलाइट्स होती है, हाँ या राइट, बस उसी तरीके से की ऑडिट मैटर वो है हाईलाइट ऑफ द ऑडिट्स राइट. जो ऑडिटर ने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म किए, अब उसमें उसे कोई सिग्निफिकेंट एरिया ऑफ कंसर्न लगा हो. जस्ट एन एग्जांपल, अगर एक ट्रस्ट है, ठीक है, अब ट्रस्ट है तो उसका सबसे ज़्यादा रिस्की, मतलब जहाँ रिस्क ज़्यादा हो मिस स्टेटमेंट का, वो फैक्टर होता है डोनेशन रिसीट्स राइट. अब उसे कुछ रिसीट्स में, ऑडिटर को कुछ रिसीट्स में अगर इशू लग रहा है, ठीक है, तो वो मैनेजमेंट से कम्युनिकेट करेगा राइट. मैनेजमेंट जब उसे रिवर्ट बैक करेगी, और अगर जो उसका कंसर्न कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है कि या इट्स फाइन, एवरीथिंग इज़ फाइन, ठीक है, तो ऑडिटर कोई इशू तो नहीं करेगा, लेकिन की ऑडिट मैटर में वो पॉइंट ज़रूर लिख सकता है कि येस दिस हैपेंड एंड दिस वाज द आंसर ऑफ द मैनेजमेंट एंड फाइनली इट्स डन, लाइक थिंग इज़ डन. ओके, कोई और कॉम्प्लेक्सिटी हो, कोई ट्रांजैक्शन ऐसा हो जो कॉम्प्लेक्स हो, जो ऑडिटर को समझ ना आया हो, वो उसने मैनेजमेंट से कम्युनिकेट किया और फिर मैनेजमेंट ने उसे जो रिप्लाई किया हो, वो सब कुछ इस की ऑडिट मैटर में आता है. जो भी सिग्निफिकेंट कंसर्न्स हो, कोई कॉम्प्लेक्सिटीज़ हो या कोई जजमेंट हो, वो इस सेक्शन में आता है. ओके, सो अब जब ऑडिटर की बात शुरू ही की है तो हम थोड़े से कंपनीज एक्ट के ऑडिटर्स के सेक्शन पे भी ध्यान देते हैं. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा ऑडिटर्स रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अंडर द कंपनीज एक्ट 2013. ओके, देखिए क्लियरली 3 सेक्शंस है मेजरली, बहुत सारे हैं ऐसे तो कंपनीज एक्ट में, बट एट प्रेजेंट आवर फोकस इज ऑन दीज 3. फर्स्ट वन इज सेक्शन 139, अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर्स, okay, which includes the auditor's appointment or auditor's ka rotation. Then section 143, powers and duties of auditors, which includes the true and fair view, which is one of the duty of the auditors to represent the financial statement with the true and fair view. Okay, fraud reporting, audit report requirements, and last is section 147, penalties. Okay, चलिए तो अभी आगे बढ़ते हैं. सी, तो आपके सामने दूसरी स्क्रीन है जो कि है सेक्शन 139(1) की राइट. यहाँ क्लियरली स्टेट किया गया है कि एक ऑडिटर को अपॉइंट कैसे किया जाता है कंपनीज में. ठीक है, देखिए सबसे पहले जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, मतलब जो कंपनी एग्जिस्टेंस में आ चुकी है, उसका सबसे पहला ऑडिटर, वो जो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है उससे 30 डेज के अंदर अपॉइंट कर दिया जाता है. ठीक है, और वो अपॉइंट कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ओके, और अगर कोई अपॉइंटमेंट नहीं होता है तो एक EGM रखी जाती है. EGM का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग. जनरली हर साल में एक बार एक AGM रखना कंपनीज का रूल है, और AGM होता है एनुअल जनरल मीटिंग. ओके, विच इज़ केप्ट एनुअली ऑब्वियसली. ठीक है, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट हो जाता है जिसे कंप्लीट करना, जिस पे फोकस डालना ज़्यादा ज़रूरी है, तो बोर्ड या शेयर होल्डर्स ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला सकते हैं. ठीक है, तो अगर इनकॉर्पोरेशन के 30 डेज में अपॉइंटमेंट हो जाती है ऑडिटर की, देन इट्स फाइन. इफ नॉट तो EGM होल्ड की जाती है. ठीक है, उस जनरल मीटिंग पे अपॉइंटमेंट होता है फर्स्ट ऑडिटर का. ठीक है, एज यू कैन सी इन द स्क्रीन, पहला ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है शेयर होल्डर्स के थ्रू. अगर जो बोर्ड फेल हो जाए तो वो कंटिन्यू करता है फॉर द फर्स्ट ईयर. ठीक है, वेरी फर्स्ट ईयर, जो पहले साल की एनुअल जनरल मीटिंग होगी वहाँ तक. ओके, आर वी क्लियर? और उसके बाद फर्स्ट जनरल मीटिंग से नेक्स्ट 5 ईयर्स तक कंटिन्यूसली एक दूसरा ऑडिटर अपॉइंट होता है. ओके, आर वी ऑन इट? और हर साल ये रिपीटेशन होता रहता है, मतलब हर 5 साल के बाद ऑडिटर चेंज होता है. ठीक है, एक बार और कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, उसके नेक्स्ट 30 डेज के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऑडिटर को अपॉइंट करना रहता है. इफ नॉट डन बाय द बोर्ड तो फिर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो ऑडिटर अपॉइंट करते हैं. राइट, फर्स्ट ऑडिटर.
और वो फर्स्ट ऑडिटर फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक ऑडिटर रहता है, एंड उसके बाद फॉर द 5 ईयर्स मतलब 6th एनुअल जनरल मीटिंग तक वही ऑडिटर रहता है, और उसके बाद ऑडिटर चेंज होता है और सेम प्रोसेस फॉर 5 ईयर्स चेंज होती रहती है, ठीक है। हर 5 ईयर्स पे ऑडिटर चेंज होता रहता है, रीअपॉइंट होता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट अप ऑन योर स्क्रीन इज सेक्शन 139 सब सेक्शन 3, राइट। जैसा कि अपन ने पढ़ा कि ऑडिटर हर 5 ईयर्स में चेंज होता है, ठीक है। और आप आपके स्क्रीन पे देख सकते होंगे जो सेक्शन है वो ये कहता है कि अगर आप एक इंडिविजुअल ऑडिटर अकेले 1 मैन आर्मी, तो आप 5 ईयर्स का ब्रेक 5 ईयर्स के टेन्योर में काम कर सकते हैं। एज एन 5 ईयर्स आपने काम किया XYZ लिमिटेड में एज एन ऑडिटर, एंड देन 5 ईयर्स का आपका कूल डाउन पीरियड रहता है। उस 5 ईयर्स में जो कूल डाउन पीरियड होगा आपका, उस टाइम पे आप XYZ लिमिटेड के ऑडिटर नहीं हो सकते, ओके। एंड देन नेक्स्ट जैसे ही वो 5 ईयर्स का ड्यूरेशन कंप्लीट होता है, आप तुरंत ही नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए एज ऑडिटर एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। यहीं यदि आप टीम वर्क में बिलीव करते हैं और एक फर्म में है, ठीक है, आप फर्म है जो पार्टनर्स की फर्म है, तो आपको एक एडवांटेज हो जाता है, जो कि ये है कि आपको 2 टर्म्स मिल जाते हैं कंसेक्यूटिवली, मतलब 5 ईयर्स प्लस 5 ईयर्स एंड देन द 5 ईयर्स कूल डाउन पीरियड, ठीक है। तो यदि आप फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में ऑडिटर अपॉइंट हो रहे हैं तो 6 तक आप रहेंगे इफ यू आर इंडिविजुअल, लेकिन अगर आप फर्म में हैं तो 6th एनुअल जनरल मीटिंग के बाद 11th एनुअल जनरल मीटिंग तक भी आप ही रहेंगे। उसके बाद 12th वाली से आपका 5 ईयर का कूल डाउन पीरियड शुरू होगा आपकी पूरी फर्म का। यदि आओगे साथ में तो जाओगे भी साथ में। 5 साल आए थे अकेले तो 5 ईयर्स आपने खुद अकेले किया, तो 5 ईयर्स का कूल डाउन पीरियड अकेले था। आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये ऑडिट पे इस कंपनी पे मैंने फोकस किया था, मेरे पार्टनर ने नहीं किया था, सो अब नेक्स्ट 10 ईयर्स वो करेगा। नो, दैट इज नॉट अलाउड, ओके। सो नेक्स्ट स्लाइड ऑन योर स्क्रीन, या इट इज द सेक्शन 139 subsection 8, which is the removal of auditor, okay. See, there could be 2 things: either the auditor resigns himself or the auditor is being removed by the board, okay. If he wants to resign, then the process is very simple. He just have to hand over a resignation letter to the management and to central government that I am resigning, okay, and publicly issue a letter that I have resigned from the audit engagement, okay. But if the board of directors need to remove the auditor, then following is the process on your screen. See, firstly they have to pass a special resolution, okay, in the company. और अगर वो स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो जाता है कि ओके मोस्ट ऑफ द पीपल आर रेडी टू रिमूव द ऑडिटर, तो फिर ये नोटिस सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है फॉर अप्रूवल। सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करती है उसको कि यस आप रिमूव कर सकते हैं ऑडिटर या नहीं, ओके। और उसके बाद वो ऑडिटर रिमूव हो जाता है एंड देन ऑडिटर रीअपॉइंट करने की प्रोसेस सेम रहेगी, राइट। जैसे कि अपन ने पहले देखा था, विद इन 30 डेज बोर्ड अपॉइंट करेगी, और इफ बोर्ड अपॉइंट ना कर पाए तो EGM हेल्ड करी जाएगी और शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेंगे, ओके। लेट्स हॉप ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन। सो द नेक्स्ट section, as you can see, is the section number 143, okay, as we saw it previously. तो जैसा कि आप देख सकते हैं सेक्शन 143(1) ये बताता है कि ऑडिटर के राइट्स और ड्यूटीज़ क्या है, मतलब उसके पावर्स और ड्यूटीज़ क्या है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, द ऑडिटर हैज़ ऑल द पावर टू आस्क फॉर क्लैरिफिकेशंस, फॉर इंफॉर्मेशन एंड टू एक्सेस एनी इंफॉर्मेशन, ठीक है। मतलब ऑडिटर कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन पूछ सकता है, बी इट फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, ओके। वो चाहे आपकी कंपनी हो, अच्छा, ऑडिटर किसी भी इंफॉर्मेशन का एक्सेस मांग सकता है, भले ही वो फाइनेंशियल हो या नॉन फाइनेंशियल हो, भले ही फिर वो आपकी कंपनी हो या आपकी पेरेंट कंपनी हो या किसी ऐसी कंपनी की जिसकी आप पेरेंट कंपनी हो, जैसे कि होल्डिंग और सब्सिडरी, द कंसेप्ट ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी, राइट। तो यदि आपकी कोई सब्सिडरी कंपनी है तो उसके भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को ऑडिटर मांग सकता है, और आपकी कोई होल्डिंग कंपनी है तो उसकी भी मांग सकता है, ओके, और उसे फुल राइट है। सो लेट्स फोकस ऑन द ड्यूटीज़ ऑफ ऑडिटर नाउ। ड्यूटीज़ तो बड़ा ही सिंपल है,
ऑडिटर की ड्यूटी रहेगी कि जो भी इरेगुलरिटीज है या हो रही है, दो रीजन से हो सकती है, वो या तो फ्रॉड होगा या एरर होगा। फ्रॉड होता है वो इंटेंशनल होता है और एरर होता है वो अनइंटेंशनल होता है। ये उन दोनों के बीच का एकदम बेसिक सा डिफरेंस है, राइट? If it's intentional then it's a fraud, and if it's unintentional then it could be an error. Error can be anything, clerical error हो गया, error of omission हो गया, ठीक है, किसी भी तरीके का एरर है, ठीक है। तो उसे ढूंढना और उसे बताना, रिपोर्ट करना, ये ऑडिटर की ड्यूटी, राइट? ऑडिट का रीज़न ही ये होता है कि हमें एक ओपिनियन एक्सप्रेस करना है। द शेयर होल्डर्स, द मैनेजमेंट जो हमारी रिपोर्ट के ऊपर से अपने जजमेंट बनाने वाले हैं, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम सही ओपिनियन एक्सप्रेस करें, ओके। और ड्यूटी इज किसी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करने में यदि फर्म कोई इरेगुलरिटी कर रही है, ठीक है, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, या वो अपना ही कोई लॉजिक लगा रही है जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अपोजिट है, ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को रिपोर्ट करना ऑडिटर का ड्यूटी है, ठीक है। ओके, सो जैसा कि हमने सेक्शन 143 स्टार्ट किया था, सब सेक्शन 1 कंप्लीट किया था, राइट? पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द ऑडिटर। सो ये है आपके सामने बाकी सब सेक्शंस के लिस्ट, ठीक है। हमने जैसे पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ ऑडिटर कंप्लीट किया, वैसे ही आएगा ऑडिटर्स रिपोर्ट टू इंक्लूड सर्टन मैटर्स। फिर आएगा सेक्शन 3, सब सेक्शन 3, मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट, राइट? फिर है उसी का सब पार्ट 3A, which includes reporting of financial affairs of the subsidiaries, associates and joint ventures, okay? Don't worry, we'll get through every point in detail. Then next subsection is report on financial statements of a company, and then internal audit, then reporting on fraud, then remuneration of auditors, then auditors report for companies other than private companies, okay? Other than private companies means basically public company, okay? This is a age-old definition, right? What is a public company? The company which is not a private company. Okay. The next is appointment of auditors by the CAG. Okay, this is for the government sector. This is for the PSU and public companies, you know. Then internal control system and material weaknesses. Then the duty of auditor to report frauds to the board of directors. And we will end it with the CARO 2020, which is very important for preparing an audit report, okay? The CARO 2021 contains 21 clauses. Each of them are unique and we'll study them in detail. So as you can see on the screen, this is section 143 subsection 2, okay? Auditor's report and the matters to be included in it, okay? See, it's like a compulsion to include such matters, okay? जिसमें है सबसे पहला आप देख सकते हैं adequate internal financial controls, ठीक है, adequacy of the internal controls, मतलब इसका सिंपल मीनिंग ये होता है कि जो इंटरनल कंट्रोल्स इम्पोज किए गए हैं मैनेजमेंट के द्वारा, ठीक है, कंपनी के अंदर, एक कंपनी में मैनेजमेंट ने जो इंटरनल कंट्रोल्स इम्पोज किए हैं वो कितने हद तक एडिक्वेट है। फॉर एग्जांपल, अब आप एकदम आराम से समझिए, अगर मेरी एक फैक्ट्री है जहाँ मैं रॉ मटेरियल्स प्रोक्योर करता हूँ और उसे प्रोसेस करके फिनिश गुड बाहर पहुँचाता हूँ, ओके? तो अब ये जो रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट है, वहाँ से लेके प्रोडक्शन से सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इन 3 चीज़ों में अप्रॉक्सीमेटली 10 प्लेसेस ऐसी है जहाँ पे मुझे इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स लगाने चाहिए थे, बीइंग द मैनेजमेंट, ठीक है? फॉर एग्जांपल मैं मैनेजमेंट हूँ, ये 3 स्टेप्स है, रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ओके? तो इन 3 स्टेप में जस्ट फॉर एग्जांपल मुझे 10 इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स लगाने थे, ओके? बट मी द मैनेजमेंट, आई एम ओनली अप्लाइंग 4 फाइनेंशियल कंट्रोल्स, ओके? जैसे प्रोक्योरमेंट में 1 लगा दिया, प्रोडक्शन में 2 लगा दिया, एंड सेल्स में 1 लगा दिया, ठीक है? वुड दैट बी इनफ? जहाँ 10 चाहिए वहाँ मैं सिर्फ 4 लगा रहा हूँ। अब समझिए, ये बात है एडिक्वेसी की, मतलब एडिक्वेट है कि नहीं, इनफ है या नहीं, ठीक है? तो ऑब्वियसली जहाँ 10 इंटरनल कंट्रोल्स चाहिए वहाँ हम सिर्फ 4 कंट्रोल्स लगाएंगे
तो कैसे इनफ होगा, ठीक है। तो और उससे क्या होगा, देखिए इंटरनल कंट्रोल जितने कम होंगे उतना रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हाई हो जाएगा। ये चीज़ आप अच्छे से समझ लीजिए, जितने इंटरनल कंट्रोल अच्छे उतना रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट लो, ठीक है। लेकिन इसका कहीं भी मतलब ये नहीं होता है कि मटेरियल रिस्क ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि जितने मैंने एग्जांपल में 10 इंटरनल कंट्रोल्स बताए उस तरीके से 10 कंट्रोल्स हो, लेकिन फिर भी देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ मटेरियल रिस्क, ओके। उससे इंटरनल कंट्रोल्स का अच्छे होने से और इनफ होने से रिस्क जो है वो मिनिमम लेवल पे आ जाएगा, बट वो कभी कैंसिल आउट नहीं होगा। देखिए ये ऑडिट की एक लिमिटेशन है कि आप रिस्क को कभी ज़ीरो नहीं कर सकते। आप उसको एक्सेप्टेबल लेवल पे ला सकते हैं या लो लेवल तक ला सकते हैं, लेकिन कभी ज़ीरो नहीं किया जा सकता, राइट। क्योंकि ऑडिटर भी एक इंसान है, ओके, ही हैज़ हिज लिमिटेशंस। वो उसका बेस्ट ट्राई करेगा, लेकिन वो रिस्क को सिर्फ रिड्यूस कर सकता है टू अ एक्सेप्टेबली लो लेवल और अ मिनिमम लेवल, ओके, लेकिन ज़ीरो तक नहीं ला सकता, ठीक है। द नेक्स्ट है जो भी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो ठीक से मेंटेन किए गए हैं या नहीं वो देखना, ठीक है। ऑडिटर को कंफर्म करना चाहिए कि कंपनी जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रॉपरली मेंटेन कर रही है या नहीं, जिस तरीके के लीगल रिक्वायरमेंट्स है उस तरीके से, ठीक है। चेक करना का अर्थ होता है कि जो मेंटेन कर रहे हैं बुक्स, ओके, ये जो चेकिंग होती है ये इंक्लूड करती है ये जो चेकिंग होती है ये इंक्लूड करती है कि जो बुक्स है वो सिस्टमैटिकली अरेंज है या नहीं, ट्रांजैक्शन सारे प्रॉपरली रिकॉर्डेड है या नहीं, प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर वे में, ठीक है, प्रॉपर अमाउंट्स के साथ, ठीक है। ऐसा नहीं कुछ ऊपर नीचे हो रहा है या कोई एरर हो गया है, वो सब नहीं, ठीक है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्यूरेट है, ठीक है। इसके एग्जांपल के तौर पे ऐसा कि अगर समझिए अब कंपनी को ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना ही भूल गई या उसने प्रॉपर लेजर्स नहीं बनाए कुछ अकाउंट्स के, जैसे डेटर्स हो गए 4-5 डेटर्स के जो कि हेवी इम्पैक्ट कर सकते हैं, ऐसो के उन्होंने लेजर्स ठीक से बनाए नहीं अप्रोप्रिएटली, सो दैट्स अ मिसस्टेटमेंट, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट अप इज डिस्प्यूटेड ड्यूज एंड लायबिलिटीज, टैक्स लायबिलिटीज, राइट। सो डिस्प्यूटेड ड्यूज का मतलब होगा जो कि सिग्निफिकेंट है और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे डिस्प्यूटेड ड्यूज जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट कर सकते हैं, राइट। डिस्प्यूट नेक्स्ट कमिंग अप नेक्स्ट इज डिस्प्यूटेड ड्यूज और टैक्स लायबिलिटीज, ठीक है। ये कोई भी टैक्सेस है या ड्यूज है, गवर्नमेंट के ड्यूज जो पेंडिंग हो और जिनसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन गेट अफेक्टेड हैवीली, ठीक है। यहाँ उनकी बात की जा रही है, वो कंपनी ने प्रॉपरली डिस्कस किए हैं या नहीं। अब जैसे हो सकता है कि भाई कोई कंपनी है जो ऑनगोइंग डिस्प्यूट में हो टैक्स अथॉरिटीज़ के साथ, ठीक है, तो ऑडिटर का ये ड्यूटी है कि वो उसे मेंशन करे। अब सपोज एट टाइम्स इट हैपन्स कि अपन ITR फाइलिंग करते हैं कंपनी का, ठीक है, इनकम टैक्स के वहाँ, एंड देन इनकम टैक्स एट टाइम्स डज नॉट एक्सेप्ट इट, इट सेज दैट नो यू हैव मोर इनकम देन यू हैव शोन, राइट। तो वो हमें नोटिस भेजते हैं, फिर हमें उन्हें एक्सप्लेनेशन सेंड करने रहते हैं कि भाई नहीं यही हमारा प्रॉफिट है, आप चेक कर सकते हैं आके, राइट। तो वो जो बात एक दूसरे के साथ बात होती है कंपनी और इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के बीच में, उसमें ज़रा टाइम लगता है, तो ऐसे में ड्यूज पेंडिंग हो जाते हैं, राइट। तो ये सब डिस्क्लोज करना ऑडिटर का ड्यूटी है, ओके। द लास्ट वन इज कंप्लायंस विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। ये देखना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काम कर रही है या नहीं कर रही है, ओके। इफ़ वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अपोजिट वर्क कर रही है तो दैट्स नॉट टॉलरेबल, ओके। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये समझ सकते हैं कि कंपनी ने कोई गलत मेथड ले ली हो रेवेन्यू रिकॉग्निशन की, ठीक है, या ऑडिट, तो ये ऑडिटर को डिस्क्लोज करना चाहिए। कॉस्टिंग की कोई मेथड में उन्होंने गलती करी हो, okay. So next up on the screen is auditor's responsibility in financial ventures, okay. Can you see it clearly? No? Let me arrange it. Okay, watch it first.
Okay, now it's visible, right? Auditor's responsibility. Subsidiaries and joint ventures. Okay, so next up, okay, next is auditor's responsibility in financial reporting of subsidiaries, associates and joint ventures. Okay, now let's start. देखिए सबसे पहली चीज़ तो इन तीनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है, राइट? सब्सिडरी किसे कहते हैं? किसी भी कंपनी, कोई भी कंपनी जब किसी और कंपनी के 50% से ज़्यादा शेयर्स होल्ड करती है तो उसे उस कंपनी का सब्सिडरी कंपनी कहा जाएगा. जैसे ए लिमिटेड होल्ड्स 54% शेयर, for example A limited holds 54% shares of B limited. Okay, then it can be said that B limited is the subsidiary of A limited. Okay, and A limited here is called the holding company of the subsidiary company. Okay, done. Then associate company is a company where the holding company has a significant influence. Okay, it does not have more than 50% of shareholding. Okay, it has a significant influence which is generally around 20 to 25%. That's a significant shareholding. Okay, and joint ventures is joint venture is not exactly like these two. In joint venture, two companies come together to make a joint venture for a project. Okay, and then they are on their own paths. Okay, so how do the auditor has to report it? See, first he needs to verify the financial statements of all the three, meaning the subsidiary, associates and joint ventures of the parent company, the holding company. The holding company is called the parent company. Okay, and then he also needs to ensure the compliance, all of it, all the compliances. If the subsidiaries, associates and joint ventures are following the accounting standards for preparing the financial statements or not, and that way. And also the auditor needs to make sure that the parent company prepares a consolidated financial statement which includes the subsidiary financial statements, the associate company's financial statements and the joint ventures financial statement. Okay, let's hop on to the next. Matters to be included in auditor's report. This one is quite interesting, guys. See, as first you can see the opinion, qualified opinion, if there is any. As discussed, opinion is of two types, right? It could be modified or unmodified. The mention here is of a type of modified opinion. Okay, if it's unmodified, then there is no issue. We just have to. If it is unmodified, then there is no issue. We just need to state that it is unmodified. Okay, everything is good in the company. But if it's modified, then there are three options that are available with us. Okay, we'll study them in detail in later. Okay, then next comes the financial statement alignment. Financial statement alignment simply means that the auditor need to check whether all the financial statements are going in same direction. Okay, अब ऐसा दिखा रहा है कि भाई कंपनी में बैलेंस शीट, just for the example, suppose a company's balance sheet, on the face of the balance sheet it shows कि we have 500 crores of cash. Okay, hyperbole example of course. So वो 500 करोड़ का कैश है, ठीक है, और जो कैश फ्लो है उस कैश फ्लो के हिसाब से कैश का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 450 करोड़. तो ये तो मिसमैच हो गया, राइट?
बैलेंस शीट के फेस पे दिखा रहा है 500 करोड़ और कैश फ्लो में दिखा रहा है 450 करोड़, 50 करोड़ का डिफरेंस आ रहा है, विच इज नॉट अलाउड। अगर ऐसा कुछ होता है अगर ऐसा कोई डिफरेंस आता है, कोई ऐसा डिफरेंस अराइज होता है, तो ये ऑडिटर का ड्यूटी है कि भाई उसे पॉइंट आउट करे, और ऑडिटर की ड्यूटी है कि वो मैनेजमेंट से सवाल करे कि ऐसा कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है, क्या ये किसी की गलती है या ये कोई फ्रॉड करने का इंटेंशन से किसी ने छेड़छाड़ किया है। ओके, नेक्स्ट अप इन द लाइन इज स्टैट्यूटरी ड्यूज पेमेंट। जो भी स्टैट्यूटरी ड्यूज है उन सबको वेरीफाई करना चाहिए, जैसे कोई भी इनकम टैक्स चालान ये वो कुछ भी पे किया है, या कॉर्पोरेट टैक्स पे किया है एम्प्लॉयज़ का, इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है एम्प्लॉयज़ के, या कोई भी दूसरे पर्क्स जो एम्प्लॉय को दिया हो, जिसका जो एम्प्लॉय के बिहाफ पे एम्प्लॉयर ने पे किया हो कंपनी ने, उन्हें क्रॉस वेरीफाई करना कि ऑडिटर की ड्यूटी है। द नेक्स्ट इज लोन टू रिलेटेड पार्टी। ऑफ कोर्स सी रिपोर्ट में ये मेंशन करना ज़रूरी है कि कंपनी ने कोई भी लोन से एडवांसेस लिए हैं डायरेक्टर्स को या रिलेटेड पार्टीज़ को, ठीक है, जहाँ पे ये ट्रांजैक्शन सही से डिस्क्लोज किए गए हैं नहीं। ओके, जनरली इट इज़ अ रूल that if a company enters into a related party transaction then it is bound to disclose this in the financial statements. Okay, so auditor का काम अभी यहाँ ये आता है कि उसे ये चेक करना है कि रिपोर्ट में उन्हें अच्छे से सही से मतलब द करेक्ट अमाउंट, द करेक्ट नेम, ओके, एंड द करेक्ट रिलेशनशिप ऑफ द पार्टी विद द कंपनी, ये सब प्रॉपरली कंपनी ने मेंशन किया है या नहीं, ये ऑडिटर रिपोर्ट करता है। ओके, if it is properly mentioned or not. And the last thing is internal controls. कंपनी के इंटरनल कंट्रोल कैसे है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे, इसके बारे में भी ऑडिटर लिखता है। जैसे एग्जांपल कोई अकाउंटिंग एंट्रीज करनी है तो उसके लिए क्या कोई ऑटोमेटेड सिस्टम है या वो मैनुअल एंट्रीज होती है, इस तरीके से। और ऑडिटर इम्प्रूवमेंट भी सजेस्ट कर सकता है कि इस तरीके से करने से ये और बेहतर हो सकता है, आपके लिए काम भी आसान हो सकता है, जिससे आप एरर्स भी डिटेक्ट कर पाएंगे। ओके, लेट्स गेट मूविंग। ऑडिटर्स कंप्लायंस एंड फेयरनेस असेसमेंट, राइट। द नेक्स्ट स्लाइड ये बताएगा, ये ऐसा बता रहा है कि जो ऑडिटर है उसे ये चेक करना है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कंप्लाई करता है कि नहीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, जो कि आईसीआई ने इश्यू की है। ओके, अब एग्जांपल है कोई एक कंपनी एक रॉन्ग डेप्रिसिएशन मेथड यूज़ कर रही है। ओके, जस्ट इमेजिन एक कंपनी है जहाँ उसे WDV मेथड यूज़ करना चाहिए, वहाँ उसकी जगह वो SLM मेथड से डेप्रिसिएशन कर रही है, जिससे उसकी एसेट की वैल्यू ज़्यादा कम होगी, राइट। तो ऑडिटर को ये इशू रिपोर्ट करना चाहिए। इफ़ उसे WDV यूज़ करने थे उसकी जगह SLM यूज़ करती है तो। ओके, ट्रू एंड फेयर ओपिनियन, ऑडिटर को ट्रू एंड फेयर ओपिनियन एक्सप्रेस करना चाहिए कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटस का, ये उसकी प्राइमरी ड्यूटी है, ठीक है। इफ़ द कंपनी बैलेंस शीट रिफ्लेक्ट्स अ डिस्टॉर्टेड फाइनेंशियल पोजीशन, ओके, इट कुड बी ड्यू टू एरर्स और इट कुड बी इंटेंशनल। ओके, द ऑडिटर नीड टू इंडिकेट दिस इन इट्स ओपिनियन। ओके, okay, so next up is the internal audit, right? The internal audit system. Internal audit system क्या होता है? See, when a company wants, देखो इंटरनल ऑडिट सिस्टम क्या होता है, जब कोई एक कंपनी ये चाहती है कि हम खुद से ही कोई मिस्टेक्स ना करें। ओके, इंटरनल कंपनी तो वो इंटरनल ऑडिट सिस्टम लगाती है। ओके, अपनी कंपनीज में इंस्टॉल करती है, इंटरनल ऑडिटर्स को अपॉइंट किया जाता है। ओके, एंड दे चेक दैट कंपनीज अकाउंट्स आर इन द राइट डायरेक्शन, ठीक है। इंटरनल ऑडिट इंटरनल ऑडिटर रखना इज़ नॉट कंपल्सरी, येट मोस्ट मैनी कंपनीज कीप देम, जिससे उन्हें अकाउंटिंग की इश्यूज ना आए और वो अपने स्टेटमेंट्स पे ध्यान रख सके। ओके,
और इंटरनल ऑडिटर से हमें ये फ़ायदा हो जाता है कि हम उनके डेटा पे अगर उनका डेटा रिलायबल है तो हमारा काम थोड़ा कम हो जाएगा, हमारा रिस्क थोड़ा कम हो जाएगा. Because if a company has an internal auditor, then there are high chances that the internal auditor will have already rectified the mistakes. Okay, there won't be much work left for us. Okay, this is just a chance. If the report of the internal auditor is reliable, then only there could be a possibility where the internal auditor is not that efficient in finding mistakes, or it could be possible that the internal auditor himself has joined hands with the company for making a fraud or something. So yes, we need to stay alert. Reporting on internal control adequacy. Okay, the auditor must comment whether the internal controls are enough adequate to ensure proper financial reporting and safeguard assets, as we talked earlier. Okay, if see कंपनीज अगर सेग्रीगेशन छोड़ती है, या कंपनी ऐसा करे कि अगर एक ही आदमी है जो सामान लाएगा, वही सामान को बनाएगा और फिर वही सेल करेगा, तो देर आर हाई चांसेस कि वो इन 3 प्रोसेस में कुछ फ्रॉड कर दे. ठीक है, सिंस ही हैज़ द होल कंट्रोल. इसलिए सेग्रीगेट करना इज़ इम्पॉर्टेंट. 2 अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, जैसे अकाउंटिंग डिपार्टमेंट अलग, ट्रेजरी डिपार्टमेंट अलग, right? That's very important.